जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। स्टडी फॉर रोजगार में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। ये जो चैनल आपका है ये सभी वनडे एग्जाम जो भी आप देते हैं उन सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो भी आप एग्जाम देते हैं उनके पर्सपेक्टिव से बनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेप्थ में नॉलेज मतलब डेप्थ में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई अच्छा एग्जाम, जैसे कि आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस या आरओ एरो वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सभी प्यारे साथी इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टडी फॉर आपका जो रोजगार है इसको आप एक बार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी करें। आज मैं बात करने वाला हूँ भूगोल की, यानी कि जो आपका जियोग्राफी है ना, जो आपका जियोग्राफी है, यहाँ पर जियोग्राफी की हम लोग चर्चा करेंगे। भूगोल आपका होता क्या है। सबसे पहली बात देखिए, सभी टीचर्स आपको मतलब एकदम डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर देंगे भूगोल भाई आपका यहाँ ये होता है, यहाँ भाई ये सब जानते हैं। ठीक है, इसमें आपको पचड़े में नहीं पड़ना है। आपको मैं जो जहां से लेकर के चल रहा हूँ उतनी चीजें आपको अगर आपने कंप्लीट कर ली तो मेरा जैसा मानना है कि आपके यहाँ से अगर जो अवस्थिति और विस्तार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। यह आपका स्टडी फॉर रोजगार का आपका यानी कि वादा है आपसे। ठीक है, चलेगा। हम बच्चे बात करेंगे यहाँ पर पहले भूगोल की ही। ठीक है, तो भूगोल की ही बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी, इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है, सब जानते हैं गुरुजी ये मुझे क्यों बताया जा रहा है, इसका कोई अर्थ है क्या, कभी पूछा गया भूगोल क्या है? नहीं पूछा गया, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी, ये जियो है प्लस ग्राफी, तो जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है आपका यहाँ पर पृथ्वी। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है यहाँ पर पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है आपका यहाँ पर स्टडी करना या फिर अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के मेरा कहने का यह औचित्य है कि पृथ्वी का अध्ययन करना। और भूधन गोल बराबर भूगोल, ये आप सभी भली भांत बच्चे इसको जानते हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो भूगोल है इसे यानी कि स्ट्रेबो के अनुसार, किसके अनुसार? स्ट्रेबो के अनुसार। ठीक है, स्ट्रेबो एक वैज्ञानिक था, है ना, स्ट्रेबो। स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स वो बच्चे आपके हैं कौन कौन से? पहला आपका यहाँ पर होता है भौतिक भूगोल। कौन सा होता है? पहला आपका यहाँ पर होता है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल होता है। और दूसरा आपका यहाँ पर होता है मानव भूगोल। कौन सा? मानव भूगोल। मानव भूगोल आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब भौतिक भूगोल में आपका क्या होता है, तो मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुएं, क्या? मनुष्य से संबंधित जो आपकी भौतिक वस्तुएं होती हैं उसमें, जैसे कि आपका समुद्र है, पृथ्वी है, हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। समुद्र है आपका, पृथ्वी है आपका, प्रकाश है, जल है, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, इनका अध्ययन करा जाना ही भौतिक भूगोल आपका कहलाता है। और मानव भूगोल क्या है, तो मनुष्य के जन्म से लेकर के, क्या? मनुष्य के जन्म से लेकर के और जो उसकी वर्तमान स्थिति चल रही है, मनुष्य के जन्म से लेकर के वर्तमान समय तक के क्रियाकलाप का जो अध्ययन किया जाता है यह मानव भूगोल के अंतर्गत आपका काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो भूगोल है यह एक आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? यह एक आपका लैटिन भाषा, किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ये किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन आपको जानकारी के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भूगोल आपकी कुछ भूगोल की शाखाएं होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर, आपसे मैं पूछूं कि भूगोल के पिता कौन है ना, पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि भूगोल के पिता, है ना, या जनक। ठीक है, भूगोल के पिता आपके कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जाएगा मानव भूगोल के पिता कौन से? मानव भूगोल के पिता, है ना। राइटिंग मेरी थोड़ी सी बच्चे नहीं बन पा रही है, आप थोड़ा सा बच्चा मेरे साथ में मैनेज करने का प्रयास करें। ठीक है, चलेगा। तो मानव भूगोल है। एक आपका होता है गणितीय भूगोल। कौन सा? गणितीय, है ना, गणितीय भूगोल। ठीक है, तो जो गणितीय भूगोल आपका होता है, एक होता है आपका आधुनिक भूगोल। कौन सा होता है? आधुनिक भूगोल। ठीक है, आधुनिक भूगोल। मैंने यहाँ पर कुछ भूगोल के नाम लिखे हैं और अब इनसे आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो देखिएगा, अगर यहाँ पर बात करें भूगोल के पिता, तो भूगोल के पिता आपके हिकैटियस साहब हो जाएंगे। कौन से? हिकैटियस। ठीक है, हिकैटियस आपके ये हो जाएंगे, हिकैटियस, है ना, भूगोल के पिता। अगर आपसे मानव भूगोल के पिता पूछे तो मानव भूगोल के पिता आपके रेटजेल हो जाएंगे। कौन? रेटजेल।
रेड जेल। और आप यहाँ पर देखिएगा, यकीन मानिएगा कि जब अभी आप ये चारों पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए याद मैं करवा दूंगा, गारंटी है 101%, ठीक है, याद मैं करवा दूंगा। गणितीय भूगोल के पिता आपके कौन हो जाएंगे, तो इराटोस्थेनीज। कौन, इराटोस्थेनीज, ठीक है, इराटोस्थेनीज आपके हो जाएंगे। और आधुनिक भूगोल के पिता आपके कौन हो जाएंगे, हमबोल्ट आपके यहाँ पर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हमबोल्ट भाई साहब आपके हो जाएंगे। अब देखो याद कैसे करें, यहाँ पर दिया गया मानव भूगोल। मानव ने, किसने बच्चे, मानव ने रेट चूहा के लिए जेल बनाई, ठीक है, तो मानव भूगोल के पिता रेट जेल। मानव ने चूहा के लिए जेल बनाई तो मानव भूगोल के रेट जेल। गणितीय भूगोल के पिता, तो गणित में आप देखते हैं कि स्थानीय मान निकाले जाते हैं, ठीक है, तो गणितीय भूगोल के पिता इराटोस्थेनीज आपके हो जाएंगे। कौन, इराटोस्थेनीज। और आधुनिक भूगोल के पिता की अगर हम बात करेंगे तो जो आधुनिक काल में, किसमें, आधुनिक काल में हमबोल्ट, हम लोगों ने बोल्ट वगैरह बनाए, ठीक है, तो आधुनिक भूगोल के पिता कौन हो जाएंगे, हमबोल्ट आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ये आप यहाँ पर भली बात समझ चुके होंगे, अगर आपको समझ में आया तो एक बार थम्स अप जरूर करें, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भूगोल के बारे में मैंने कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट बताए, बाकी मैं आपको अवगत ये करा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर विद इन मैप सारी की सारी चीजें लिख करके बच्चे आपको लाई गई हैं, पीपीटी फॉर्मेट में लाई गई हैं, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से सारी चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, अब 2-4 पॉइंट और आपका यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो एक पेज में आपका यहाँ पर और ऐड कर ले रहा हूं जिसमें मैं आपके भारत के भूगोल की अवस्थिति और विस्तार को समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा भारत का भूगोल। अब आपको सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि जो आपका भारत है ये ग्लोब पर कहाँ स्थित है ना। तो ये जैसे लेट मीन्स मैंने यहाँ से क्या किया, एक मिनट, यहाँ से, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक अर्थ ड्रॉ कर दी, ठीक है। गुरुजी गोल नहीं बन रहा है, बाबू गोल है भी नहीं, पृथ्वी है ना, ये समझ लीजिए आप, गोल है भी नहीं। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, जैसे ये आपकी एक पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे पहले आकार ही आपको मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार है ना, पृथ्वी का आकार कैसा है, आइएगा देखते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है। तो यहाँ पर आपके आंसर पता है क्या आएंगे, गोल है, अंडाकार है, संतरा, मौसमी, ये सब आप कहेंगे, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं है। पृथ्वी का आकार अगर आपसे पूछा जाए तो जियोड आपका है, कौन सा है, जियोड आकार में पृथ्वी आपकी है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी एकदम से गोल नहीं है, क्यों गोल नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं सवाना घास के मैदान है बड़े बड़े, ठीक है, कहीं कहीं मतलब मैरियाना ट्रेंच है तो बहुत गहरा है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है माउंट एवरेस्ट जैसे, तो गोल कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पृथ्वी का यही आकार है। अब पृथ्वी के बीच से होकर के आपकी ये रेखा गुजरती है, जिसे आप कौन सी रेखा कहते हैं, तो जिसे आप यहाँ पर विषुवत रेखा कहते हैं, कौन सी, विषुवत, है ना, विषुवत रेखा इसे कहा जाता है। या फिर इसी रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है ना, क्या, 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को इक्वेटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। या फिर इसी रेखा को बच्चे भूमध्य रेखा कहा जाता है, क्या, भूमध्य रेखा। तो ये अलग अलग बच्चे आपके भूमध्य रेखा, तो ये अलग अलग इसके क्या हो गए, नाम हो गए, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है ना, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपकी यही रेखा आपकी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। अगर मैं थोड़े से इंडिया के मैप की बात करूं तो मैं एक यहाँ पर रफली मैप बना दे रहा हूं जो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है, जो आपको बच्चा समझ में आने वाला है। ये रफली मैप है बच्चे, कैसा है, यह आपका एक रफली मैप है, ठीक है। ये पूरा पूरा मैप आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पर डिजाइन जो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ आपका मैप है, ठीक है। अब ये मैप आपका यहाँ पर कहाँ बनेगा, इसके ऊपर भी एक रेखा होती है, आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा है यह आपकी 23.5 डिग्री, कितने, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और यहाँ पर एक रेखा है बालक, है ना, तो इसे कहते हैं मकर रेखा। कौन सी है, ये आपकी है मकर रेखा। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी बच्चा मकर रेखा है, ठीक है। ये भी 23.5 दक्षिणी अक्षांश पर है, कहां पर है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये आपकी स्थित है।
हमें तो भारत की गुरुजी पोजीशन पता करनी थी, आप इतना क्यों लपेट रहे हैं बाबू? ये लपेट नहीं रहे हैं, यहाँ पर क्या है, चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं सारी, ठीक है। अब देखिएगा, जो इंडिया है वो आपका यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर? यहाँ पर वाला का आपका ये इंडिया आपका बना हुआ है, कुछ मैंने इस तरीके से आपका बना दिया। तो भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब, जब आपने इस गोले में बीच में एक रेखा खींची तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध कहलाया। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध कहलाया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहलाया। और नीचे वाला जो पार्ट कहलाया उसे क्या कहेंगे? तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर भारत स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध से कहा गया। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी क्यों कहा गया? क्योंकि जब इसमें आप बीच से रेखा खींचेंगे, जो कि आपकी यहाँ पर विषुवत रेखा, जो कि आपकी यहाँ पर देशांतर रेखा होगी, तो आपका ये पूर्व साइड में, कहां पर है? पूर्व साइड में, इधर पश्चिम साइड है। तो यहाँ पर इसलिए आपने नाम दिया कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर अंत होता है इसका। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है भारत, और आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत जाता है। और इसका अगर देशांतरी विस्तार देखें तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होकर के यह आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। कहां तक? 57 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत का विस्तारित क्षेत्र हो गया। अब यहीं पर बच्चे हम बात करेंगे कि जो भारत है ना, जो भारत है, देखिए इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा जब करूंगा जब आपको विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इंडियन ज्योग्राफी के लिहाज से आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत का जो आपका क्षेत्रफल है, वो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है ना? कितना है? जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ये आप याद रखिएगा। और इसी क्षेत्रफल में 17.5% जनसंख्या क्या करती है? पूरे विश्व की जनसंख्या निवास करती है। तो इतनी चीजें बच्चे आपको ये समझ में आ चुकी होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब हम डायरेक्ट बच्चा बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अब यहाँ पर पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि लिखने में बच्चे ज्यादा समय जाता है, ठीक है। पर बाकी जो आपकी समझाने वाली चीजें हैं हम आपको समझाएंगे, है ना, ये श्योर है। जो आपकी समझाने वाली चीजें हैं समझाऊंगा मैं। चलिए देखते हैं। देखिए भैया, पहला पॉइंट आपका, यहाँ पर मैं आपको बताऊं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, भारत चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। भैया चतुष्कोणीय आकृति क्यों कहते हैं इसे? तो आप ये बताओ, जैसे ये भारत है, ठीक है, आपका एक पॉइंट यहाँ पर है, आप जब नीचे आएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर है, आप यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ पर है। अब ये बताओ, ये चतुर्भुज नहीं लग रहा तुम्हें? चतुष्कोणीय आकृति नहीं लग रही तुम्हें? अरे लग रही गुरुजी, समझ में आ गया है ना। तो ये बच्चा क्या है आपका? ये चतुष्कोणीय आकृति है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको ही समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी आकृति कैसी है? भारत की आकृति आपकी चतुष्कोणीय है, ठीक है, या चतुष्फलकीय कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो वो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आपका बच्चा हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, यह दक्षिणी है ना, यह दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। दक्षिण एशिया मतलब एशिया जो है आपका कॉन्टिनेंट, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके दक्षिण में स्थित है। कहां पर? उसके दक्षिण में आपका स्थित है। इसके पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप एवं पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। मतलब पश्चिम में कौन सा? अरब का प्रायद्वीप है। ये अरब का प्रायद्वीप गुरुजी कहाँ मिलेगा? तो बाबू जो आपका अरब का प्रायद्वीप है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, ये आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। और अरब का प्रायद्वीप आपको यहाँ पर इस तरीके से जूते के आकार की आकृति मिल जाएगी, है ना। एशिया का जब आप मैप देखेंगे, किसका? एशिया का जब आप मैप देखेंगे, ठीक है। इतना आपने समझा। अगले देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, भारत अक्षांशीय दृष्टि से
उत्तरी गोलार्ध का देश है ना। अक्षांशीय दृष्टि से कैसा देश है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। और आप लोग ये बताइएगा कि मैं ये इस तरीके से पॉइंट लिख करके आऊं या फिर आपको मैं डायरेक्ट सारी चीजें लिख करके समझाऊं। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि मैंने सारी चीजें आपको लिख करके समझाई हुई हैं, जैसा कि यहाँ पर भी आपको मैंने मैप के माध्यम से सारी चीजें समझाई हैं, अभी आपने देखा। तो इस तरीके से समझाऊं या फिर मैं पीपीटी फॉर्मेट में ही बना करके ले आऊं, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है चलेगा। तो पूर्वी गोलार्ध के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। अन्य नाम देखिएगा, भारत के और नाम क्या क्या है, आर्यवर्त भी बच्चा इसे कहा जाता है, इसे भारतवर्ष भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है और इंडिया भी। अभी देखो इंडिया को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल गया इंडिया में, भारत में, ठीक है। तो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ था उसके विषय को लेकर के बात करी गई थी कई सारी, ठीक है। लेकिन हमें वो पॉलिटिकल मुद्दा है, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्यवर्त, आर्यवर्त का इसका मतलब ये है कि भारत में आर्य आए थे, ठीक है। तो भारत में आर्यों का नाम यहाँ पर, और आर्यों के जो प्रमुख राजा हुआ करते थे, राजा भरत, ठीक है। तो भरत के नाम पर बच्चे इसका नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान इसे कहा गया, ठीक है, और इंडिया भी इसे कहा गया है ना, इंडिया भी इसे कहा गया। चलेगा आगे बढ़ते हैं। राजधानी, ये बहुत छोटी सी चीज है, घिसी पिटी चीज है, इसको नहीं पढ़ना है ना, बाद बाकी सब लोग जानते हैं। बाद बाकी कोई नहीं जानता तो वो मुझे कमेंट करके बताए। जो आपकी भौगोलिक स्थिति है, सॉरी, है ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध में आपका अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, ये जो गोलार्ध आपका बनता है, ये जो गोलार्ध बच्चे आपका बनता है, ये उत्तरी गोलार्ध का एक हिस्सा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का आपका यह एक हिस्सा बन जाता है आपका, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके बच्चा कंप्लीट हुए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये आपका इतना पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको इंडिया के बारे में बता दिया, है ना। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ये उत्तर से दक्षिण की दूरी, यानी कि यहाँ से, कहाँ से, कलर दूसरा चेंज कर लूं, है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ नीचे कन्याकुमारी तक, ये दूरी कितने किलोमीटर की है ना, ये दूरी 3214 किलोमीटर की दूरी है। कुल कितनी दूरी है बाबू, 3214 किलोमीटर की ये कुल दूरी आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी। इसको आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, कितनी, 3214 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी बाबू, ये आपकी 3214 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। और ये दूरी कैसी है, ये उत्तर से दक्षिण की दूरी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी ये आपकी हो जाएगी। गुरुजी हमें आप ये बताओ कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी होगी। तो ये रहा बच्चे आपका पश्चिम और ये रहा बच्चे आपका पूरब। तो ये वाली दूरी आपसे पूछी जा रही है, तो आप तुरंत करेंगे कि हमने तो गुरुजी कहीं पढ़ा था, कितनी है, 2933 किलोमीटर, कितनी, 2933 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी, है ना। इसका अगर नाम देंगे तो ये पूर्व से पश्चिम की दूरी आपकी ये निकलेगी, है ना, पूरब से पश्चिम की दूरी। इतना कंप्लीट हुआ, भारत का क्षेत्रफल बता दिया, आपकी ये यहाँ से दूरियां बता दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा आपको मैं अगर यहाँ से लेकर के चलूं तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल, इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो इंदिरा कॉल पॉइंट है ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये आपका लद्दाख में स्थित हो जाएगा। और सबसे नीचे ये वाला जो पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। अच्छा एक बात बताओ यार, कन्या अभी कैसी है, कुमारी तो है, पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है ना, ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये बच्चा आपका यहाँ पर दूरी आपको मैंने बता दी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो ये आपका यहाँ से ये आपका हो जाएगा, है ना। तो ऊपर इंदिरा कॉल जो आपका पॉइंट है, ये 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है ना। और ये वाला जो पॉइंट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। और ये वाला जो आपका पश्चिमोत्तर बिंदु है, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। तो गुरुजी आप सिर्फ ये बताओ इसका नाम क्या है, बस नाम जान लेना है। तो इसका नाम है बच्चे आपका यहाँ पर गौर माता। क्या नाम है, गौर माता, है ना, गौर माता। अरे लिख जाओ माता जी, गौर माता। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गौर माता गुजरात। और ये वाला पॉइंट आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित है, जिसे आप क्या कहते हैं, किबिथु कहते हैं। क्या कहते हैं, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। क्या कहते हैं, किबिथु अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। तो इतना आपने समझ लिया। हमने गुरुजी और भी चीजें पढ़ी हैं। अगर आपसे बच्चा ये पूछा जाए
क्या पूछा जाए गुरुजी? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तो गौर माता गुजरात है। कौन सा? गौर माता गुजरात। या यहीं पर आपका 24 डिग्री अक्षांश भी है, तो लिखा मिलता है आपका सर राज हीर क्रिक। क्या? सर राज हीर क्रिक यहाँ लिखा मिलता है। और इसका पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्वोत्तर बिंदु हो जाएगा। लेकिन गुरुजी हमने कहीं कहीं सुना है, क्या सुना है, कि सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट होता है। अरे होता है ना बच्चा, ये आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, जिसका सबसे छोटा नीचे जो द्वीप समूह है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। और जो ग्रेट निकोबार है, ये अंडमान एंड निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। क्या? अंडमान एंड निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है, जो कि आपका 6 डिग्री 4-5 मिनट पर अवस्थित है। कहाँ पर? 6 डिग्री 4-5 मिनट पर बच्चा यह आपका अवस्थित हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पर एक ग्रांड चैनल है, जो कि आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, यानी कि भारत और इंडोनेशिया को बांटने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये आपका ये आपका जलीय बिंदु हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे पार्सन बिंदु कहते हैं। पार्सन बिंदु, या फिर इसी को बच्चे ला हिंग चिंग कहते हैं। क्या? ला हिंग, हिंग नहीं है, हिंग है ना? ला हिंग चिंग। ठीक है। ला हिंग चिंग बिंदु कहा जाता है ना? तो यहाँ पर इसे इंदिरा पॉइंट, पार्सन बिंदु, ला हिंग चिंग बिंदु कहा जाता है, या ग्रेट निकोबार भी कह देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसे जाना जाता है। आपको समझ में आ गया इन सारे पॉइंट्स को? तो एक बार थम्स अप जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे मैं आपको यहाँ पर ये मैप लगा रहने दो, आगे और समझाता हूँ चीजें। देखिएगा, अब इसका यहाँ पर क्या है, ये जो अक्षांशी विस्तार दिया गया है, इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अक्षांशी विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका है, जो अभी मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है देशांतरी विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका इसका देशांतरी विस्तार। ठीक है। कैसा? देशांतरी विस्तार। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका इलाहाबाद के समीप नैनी से लिया गया। कहां से? नैनी से। तो भारत का जो मानक समय है, किसका? भारत का जो मानक समय है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। गुरुजी मतलब मैं सहमत हूं आपकी चीज से, लेकिन आप ये बताइएगा कि ये है तो है क्या चीज? सुनिए मेरे ध्यान से। यहाँ पर क्या है कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है भारत का मानक समय। यहाँ से बच्चे आपका जो आपका ग्रीनविच रेखा से इनकी 5.5 घंटे आपका ये आगे है। कुल मिला करके आप ये देखेंगे, आपको मैंने मैप बना करके बताया हुआ है। देखिएगा, देखिएगा, ये रेखा आपकी मैंने खींची थी, ये है बच्चे आपकी ग्रीनविच रेखा। कौन सी? ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से विश्व का मानक समय लिया गया है। किसका? विश्व का मानक समय यहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो भारत का मानक समय यहाँ से एक 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, वहां से भारत का मानक समय लिया गया है। तो अगर आप अगर इधर जाएंगे, ये आपकी ये 0 डिग्री रेखा देशांतर से, तो आपका समय बढ़ेगा। अगर आप इधर जाएंगे तो आपका मानक समय से आपका समय घटेगा। तो वही तो ये कह रहा है। ये यहाँ पर क्या कह रहा है? ये यहाँ पर बच्चा यही तो कहने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर 5.5 घंटे आगे। अब ये आगे कैसे? आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, समझो बजा ध्यान से। हाँ, तो आपका यहाँ पर पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री पृथ्वी घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, है ना? 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। अगर यहाँ पर बात करें काटेंगे तो 15 चौका 60, 4 मिनट में पृथ्वी
1 डिग्री घूमती है। अब आपने निकाल लिया कितना, पृथ्वी को 4 डिग्री घूमने में 1 मिनट का समय, सॉरी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, लगता है। तो भारत की जो मतलब समय रेखा है ये 82.5 डिग्री है, कितनी, 82.5 डिग्री, ये लिखा है ना 82.5 डिग्री, ठीक है। तो इसका कितने में, अब पृथ्वी 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री घूमने में 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करके आएगा आपका 300, है ना। निर्वेश भाई साहब मैथ में बहुत होशियार है, तभी बच्चे इन्होंने गुणा करके मुझे दिया हुआ है। चलो 300 आएगा। अब 300 ये मिनट है, अब इनको बच्चे यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, है ना, इनको कन्वर्ट करते हैं, तो जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, 6 पंचा 30, ये आपका 5.5 निकलेगा, 5 घंटा 30 मिनट ये आपका निकलेगा। तभी कहा जाता है कि भारत का समय जो आपके विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे क्या है बच्चा आपका आगे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं अगला पॉइंट। लिखा है भारतीय मानक समय 5 राज्यों से रेखा ये गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। अगला, कर्क रेखा स्थित 8 राज्य है ना, 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य आपके 8 हो गए जो कर्क रेखा से बीचों बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। इन 8 राज्यों में सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो राजस्थान है, राजस्थान से सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है, सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, राजस्थान से। सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, है ना, सबसे अधिक कर्क रेखा किस राज्य से, मध्य प्रदेश से। और आपको पता होना चाहिए झारखंड की राजधानी रांची है, क्या है, रांची है। बोलो ये कितनी छोटी सी बातें कर रहे हो आप, बच्चा सुनो तो जरा ध्यान से। झारखंड की राजधानी रांची, ये ऑन स्पॉट बच्चे कर्क रेखा पर बसी हुई राजधानी है, क्या, ऑन स्पॉट कर्क रेखा पर बसी हुई राजधानी ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद हो चुकी होंगी। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर भू अविष्टित राज्य, तो कितने, 5, इन्हें इसका हिंदी या आप इसे स्थल अवरुद्ध राज्य कह सकते हैं, या फिर बच्चे इन्हें लैंडलॉक स्टेट, क्या, लैंडलॉक स्टेट कहेंगे। तो लैंडलॉक स्टेट की संख्या कितनी, 5, पहला मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर हरियाणा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। गुरु जी जरा मैप में बताओ, सुनो ना बच्चा ध्यान से, मैप ही में बता देते हैं हम आपको, देखो ध्यान से। लैंडलॉक का मतलब है, जैसे बच्चा आपका यहाँ पर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, ये रहा आपका मध्य प्रदेश राज्य, ये रहा आपका मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। तो अब ये बताओ मध्य प्रदेश की क्या कोई जलीय सीमा है, गुरु जी नहीं है, बात तो सही है आपकी। क्या कोई तटीय सीमा है, नहीं है, तो आपका ये स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंडलॉक स्टेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा, तेलंगाना आपका हो जाएगा। फिर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ है। ये कौन सा है आपका, झारखंड है। तो 1 2 3 4 और एक आपका ये रहा हरियाणा, कौन सा, हरियाणा। तो आपके 5 राज्य, कितने, 5 राज्य आपके यहाँ पर कैसे हो गए, लैंडलॉक आपके यहाँ पर हो गए, कौन से, लैंडलॉक 5 राज्य आपके यहाँ पर ये हो चुके हैं, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। मैंने आपको 5 राज्य विद इन डिटेल के साथ में समझा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट आपका लिखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर में चाइना से और नेपाल व भूटान से, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से, दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी व पाक जलडगरू मध्य स्थित है, भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको मैं गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में भी बच्चा समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार बाबू समझने का प्रयास करें, ठीक है, एक बार बच्चा आप क्या करें, समझने का प्रयास करें। आइएगा मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें इस मैप में, ठीक है। ये रहा आपका भारत का मैप, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसे आप क्या कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं, क्या, श्रीलंका। और यहाँ पर आपका ये जल क्षेत्र है ना, जल क्षेत्र है। ये वाला जो जल क्षेत्र है इसे कहते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये अरब सागर है,
ये अरब सागर है, ठीक है। तो बंगाल खाड़ी, अरब सागर, और हिंद महासागर कहाँ होगा? तो ये हिंद महासागर नीचे होगा, है ना, नीचे हिंद महासागर। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो खाड़ी का क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। और ये वाला जो जल क्षेत्र है, ये अंदर तक घुसा हुआ क्षेत्र है, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी, है ना। क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है जल से घिरा हुआ, ये वाला क्षेत्र अंदर घुसा हुआ, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी से कहते हैं, ठीक है। तो ये खाड़ियां आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब इस वाले पॉइंट को मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर लेट मीन्स ये दक्षिण भारत आपका है, और यहाँ पर ये रहा श्रीलंका, ठीक है। ये श्रीलंका रहा। यहाँ पर एक द्वीप स्थित है जिसे क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप स्थित है जिसे कहते हैं श्रीलंका में तलाई मन्नार। तलाई मन्नार, ठीक है। यहाँ पर बीच में आपने देखा होगा कि राम सेतु है। क्या है? राम सेतु, ठीक है। राम सेतु जिसे एडम ब्रिज कहते हैं, लगभग 48 किलोमीटर का ये लंबा माना जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, यहीं पर ये वाला जो जल क्षेत्र है, इसी को तो मन्नार की खाड़ी कहते हैं। यहीं पर जो जल क्षेत्र है, इसी को तो पाक स्टेट कहते हैं, पाक स्टेट। अब आप सीधे से आंसर कर सकते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में पाक स्टेट है आपका, पाक की खाड़ी है आपकी, मतलब पाक स्टेट है आपका, पाक जलडगरू मध्य, ठीक है। चलो, इतना हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 17 भारतीय राज्य, है ना। किसके? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 17 भारतीय राज्य आपके। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? तो 15,000, यहाँ पर लगभग 200 करेंगे आप, है ना। कई बुक्स 15,200 किलोमीटर आपकी बुक्स देती हैं, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत की जो बच्चे जलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। अगर जलीय सीमा की मैं बात करूं तो जैसे ये बच्चे आपका दक्षिण भारत बनता है। अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये है आपका अरब सागर, ये बंगाल खाड़ी, ये हिंद महासागर। तो यहाँ से लेकर के ये सब तटीय राज्य है, ये सब तटीय राज्य हैं, ये सब तटीय जगह है यहाँ तक। तो ये टोटल ऑफ सीमा रेखा आपकी कितनी? 6100 किलोमीटर, इतनी 6100 किलोमीटर है ना। और अगर इसमें द्वीप मिला दिए जाए, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पंबन द्वीप, दुनियादारी के जितने भी द्वीप सब मिला दिए जाए, तो यही बच्चे आपकी बढ़ करके 7,516 किलोमीटर आपकी हो जाती है, ठीक है। चलेगा। अगर नॉर्मल पूछा जाए भारत की मतलब जलीय सीमा, तो 6100 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय सीमा तो 7,516 किलोमीटर। अब आगे पॉइंट देखिएगा, प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो 12 नॉटिकल मील, है ना, 12 समुद्री मील आपकी है। गुरुजी इसको समझाइए जरा अलग पेज में, तो समझिए बच्चा। लेट मीन्स ये रहा आपका एक मैप, मैं जलीय सीमा समझा रहा हूँ नॉटिकल मील वाली। ये दक्षिण भारत है भैया, दक्षिण भारत में ही तो पानी है। अरे हाँ, ठीक है। तो देखिएगा, यहां से एक पॉइंट आपका यहां तक जाता है, जो आपका 12 नॉटिकल मील है। अभी बताएंगे सारा, है ना। एक पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है 24 नॉटिकल मील तक। एक पॉइंट यहीं से स्टार्ट होकर के जाता है आपका 200 नॉटिकल मील तक। कितने तक? 200 नॉटिकल मील तक। अब इन क्षेत्रों को कहा क्या जाता है ये बताओ बस, ठीक है। तो सुनो बच्चा ध्यान से, ये तो है आपका क्षेत्रीय सीमा। कैसी है? ये है आपकी क्षेत्रीय सीमा। क्षेत्रीय सीमा, ये क्षेत्रीय सीमा में भारत को संपूर्ण अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है। 24 नॉटिकल मील में भारत जो आपका यानी कि जैसे जल टैक्स है, टैक्स वसूल सकता है। क्या? टैक्स वसूल सकता है 24 नॉटिकल मील तक। और 200 नॉटिकल मील में क्या है? ये इसे कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इसे, एक मिनट, है ना, ये वाला जो 24 नॉटिकल मील वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? इसे संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या? संलग्न क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, संलग्न क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र है।
है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये आपसे क्षेत्र पूछे जाएंगे कि 200 नॉटिकल मील में कौन सा क्षेत्र है, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। और 24 नॉटिकल मील में संलग्न क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील में क्षेत्रीय सीमा है। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ नॉटिकल मील होता है तो क्या होता है। देखो बच्चा, एक नॉटिकल मील बराबर आपका कितना होता है, 1.85 किलोमीटर आपका होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 1.85 किलोमीटर। नॉटिकल मील बच्चा समुद्र में दूरी मापने की इकाई है। इकाई, हमने तो सर सुना था समुद्र में गहराई मापने की इकाई क्या होती है, तो इसे गहराई को, है ना, इसकी जो गहराई आपकी जो होती है उसको मापने की इकाई को फैथोमीटर कहते हैं या फैदम कहते हैं। क्या कहते हैं, फैदम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर पता चल गई होंगी कि मतलब कौन कौन से पॉइंट आपके होते हैं। 12 नॉटिकल मील आपका क्षेत्रीय सीमा, 24 नॉटिकल मील आपका संलग्न क्षेत्र, जहां पर आप कर वगैरह वसूल सकते हैं, जो जैसे दूसरे देश का जहाज यहाँ से अंदर घुस गया तो उसे आप कर मतलब टैक्स ले लीजिएगा। और ये है आपका 200 नॉटिकल मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर अगर कोई खनिज संपदा अनुसंधान निकलता है तो उसमें आपका भी अधिकार होगा। लेकिन चाइना इन सब चीजों को नहीं मानता है। ठीक है भाई, वो क्यों मानेगा, बड़ा है ज्यादा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ संलग्न क्षेत्र, जो आपकी संलग्न सीमा है 24 नॉटिकल मील है। और आगे लिखा हुआ है आपका आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, जो 200 नॉटिकल मील आपका यहाँ पर कवर करता है। जलवायु भारत की कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो आपको मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% यहाँ पर कुल क्षेत्रफल का ये आपका हो जाएगा, जहां पर 17.5% यानी कि 17.5% जनसंख्या क्या करती है बच्चा, तो 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ये भी आप यहाँ पर जान लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका कौन सा 7वां नंबर आता है, कौन सा 7वां नंबर आता है। ठीक है, चलेगा। हाँ चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर भाई पहला कौन सा आता है, तो पहला बाबू आपका रूस का आता है, दूसरा कनाडा का आता है, तीसरा अमेरिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अमेरिका। देखो अमेरिका क्या है, अपनी जल क्षेत्र भी मानता है, स्थल क्षेत्र भी मानता है, इसलिए तीसरे नंबर पे। और फिर आएगा आपका चाइना। ठीक है, फिर आएगा 5वें नंबर पे ब्राजील, कौन सा, ब्राजील आएगा। ब्राजील के बाद में बचे आपका 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे प्यारा भारत आएगा। और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना, ये आपका लास्ट नंबर पे आएगा। तो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां देश बच्चे आपका भारत आपका यहाँ पर आता है, 7वां स्थान आता है। ठीक है, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, फिर 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। ब्राजील बच्चे क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में 5वां स्थान अपना रखता है। हम बात करेंगे अब एडम आदम के पुल की, एडम ब्रिज, जो तमिलनाडु और बच्चे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। अभी राम सेतु की मैंने बात करी है ना। इस ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी आपकी स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा है, जो आपका, जिस पर रामेश्वरम द्वीप आपका बसा हुआ है। भाई ये रामेश्वरम क्या है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं, 1 मिनट। देखो ये जो पंबन द्वीप है, इस पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो यहाँ पर रामेश्वरम बसा हुआ है। पंबन द्वीप पर कौन सा, रामेश्वरम शहर बच्चे आपका बसा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा था आपसे। ठीक है, चलो इतना हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये कर्क रेखा की कुछ बात करते हैं। कर्क रेखा 33.5 डिग्री देश के लगभग मध्य से होकर के निम्न राज्यों से गुजरती है। जैसे गुजरात है, इसके मध्य से राजस्थान, मतलब कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो देखिएगा मध्य प्रदेश से सबसे अधिक जो है आपकी कर्क रेखा यहाँ पर गुजरती है। कहाँ से, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से सबसे अधिक बच्चे आपकी गुजरती है। और इतना आपको याद रखना है। बाद बाकी राजस्थान का तो बहुत ही कम क्षेत्र आपका यहाँ पर कर्क रेखा में काउंट किया जाता है। ठीक है, चलेगा। अगला ये आपके टोटल ऑफ राज्य लिखे हुए हैं, है ना। अगला पॉइंट देखो, कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को
कोरिया छत्तीसगढ़ के नामक स्थान पर काटती है। कहां पर? छत्तीसगढ़। भाई एक तो आपकी देशांतर रेखा ऐसी आई, एक आपकी कर्क रेखा ऐसी गई, जो ये जगह पर काट रही है, ये जो जगह है ये कोरिया छत्तीसगढ़ की जगह है। कहां पर? कोरिया छत्तीसगढ़ की जगह है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय IST दोनों ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है। कहां से? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर के ये क्या करती हैं? गुजरती हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी से आपका लिया गया है, जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपकी गुजरती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी मतलब जो आपकी समय रेखा, मानक समय रेखा, ये 5 राज्य आपके यहाँ पर आपके दिए गए हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बच्चा आपका आंध्र प्रदेश। विश्व के देशों में आपसी समझ के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। मतलब सभी देशों का ये गुणांक होगा 7 डिग्री 30 मिनट, सभी इससे अपना गुणांक लेते हैं। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका यहाँ भारत के मानक समय यामोत्तर चुना गया है। कुछ देशों में जिनके मतलब अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार होते हैं, उनके एक से अधिक बचे मानक समय आपके यहाँ पर होते हैं। जैसे अमेरिका के पास में 7 समय कटिबंध आपके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत की अगर कुल सीमा की बात करेंगे तो 22,716 किलोमीटर है। भैया मैं आपको एक अलग ही पेज में यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो समझने का प्रयास करें। भारत की है ना, तो देखो भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय सीमा, इसमें द्वीप शामिल हो जाएंगे सब, है ना। कुल जलीय सीमा ये कितनी है? तो ये 7516 किलोमीटर। इसके बाद में भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा तो कितनी है? 22,000। एक मिनट, यहाँ पर स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, और भारत की कुल सीमा है ना, अब आएगी कुल सीमा टोटल भारत की, ये आपकी आएगी 22,716 किलोमीटर की, 22,716 किलोमीटर, है ना। तो ये आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आगे देखते हैं। जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा, भारतीय स्थलीय सीमा और यहाँ पर कुल सीमा की आपने बात करी, तो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपके समक्ष डिस्कस भी कर लिए। क्या कर लिए बेटा? सभी के सभी पॉइंट मैंने आपके समक्ष, यहाँ पर आपको यह सेशन इतना शाही मतलब पसंद आया है या आपको जानकारी अच्छी लगी है यहाँ पर, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी एक बार इसे शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं पाकिस्तान, है ना। तो इससे पहले हम लोग एक रूपरेखा यहाँ पर समझ लेते हैं कि भारत से जो सीमा साझा करते हैं वो देश आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि बचपन MBA, क्या बचपन और MBA, है ना, MBA हमेशा मैं आपको बचपन में ही MBA करा देता हूँ। ठीक है, तो आज उसी का परिणाम है ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे, तो चलो देखते हैं। बात से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ से ची से क्या हो जाएगा? ये बच्चे आपका चा से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। क्या? चीन हो जाएगा। इसके बाद में पास से क्या हो जाएगा बच्चा आपका? तो यहाँ पर पाकिस्तान आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ना से बात करेंगे तो यहाँ पर आपका नेपाल आपका ये हो जाएगा। अगर माँ से बात करेंगे M से, तो ये आपका यहाँ पर म्यांमार आपका हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा है। बात से बच्चे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूटान आपका हो जाएगा। और आज से बच्चे आपका अफगानिस्तान यहाँ पर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके 7 देश है ना, भारत से कितने? 7 देश सीमा साझा करते हैं। वो सातों देश आपके यहाँ पर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 देश हैं। अब यहाँ पर जानना आपको यह है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ में कितनी लगती है? तो यह आपकी 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा होती है ना, जो कि आपकी सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा किस देश के साथ सीमा रेखा है, तो बांग्लादेश के साथ में 40-96 किलोमीटर। चीन के साथ बात करेंगे तो ये 34-88 किलोमीटर है। कितनी है? 34-88 किलोमीटर है आपकी। और पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी 33-23 किलोमीटर। कितनी है?
23 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। नेपाल के साथ में बच्चे आपका 1751 किलोमीटर की सीमा ये साझा होती है और म्यांमार के साथ में आपकी 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। भूटान के साथ में आपकी 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है, हम बात करेंगे अभी यहाँ पर जो आपने अभी सीमा के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर कौन कौन सी सीमा एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हम बांग्लादेश की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बांग्लादेश की बात करेंगे। तो यहाँ पर पूर्वांचल रेखा भारत और ये सब भारत के बीच वाले क्षेत्र है ना, भारत और जैसे म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। 4 राज्य संपर्क में आते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत में आपके हैं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नीचे नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य। इस तरीके से आपको सारा समझाने वाला हूँ। यहाँ पर इसे पूर्वांचल रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वांचल रेखा इसे कहा जाता है, ठीक है ना, पूर्वांचल रेखा। चीन के साथ में आप भलीभांति जानते हैं कि मैकमोहन रेखा है, कौन सी है, मैकमोहन, है ना, मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण बच्चे आपका 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। और अगर मैं यहाँ पर बच्चा बात करूं कि जो पाकिस्तान के साथ में बच्चे भारत की सीमा 23 किलोमीटर की है, कौन सी है, तो यह आपकी रेड क्लिफ हो जाएगी, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा आपकी यह हो जाएगी। और नेपाल के साथ में आपकी रेडोलिफ रेखा हो जाएगी, कौन सी, रेडोलिफ, ठीक है, रेडोलिफ रेखा हो जाएगी। हालांकि एनसीईआरटी इसको मतलब एनसीईआरटी में ये नहीं है आपका रेडोलिफ वाला पॉइंट, ठीक है, लेकिन कई सारी बुक्स आपको रेडोलिफ मतलब रेखा भारत और नेपाल के बीच में इंडिकेट करती हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे अगर अफगानिस्तान की, तो आप सब भली भांति परिचित हैं कि यह आपकी डूरंड रेखा आपकी यहाँ पर हो जाएगी, कौन सी, डूरंड रेखा। और यही सारे पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको समझना है कि ये सारी के सारे पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये समझना है आपका कि त्रिपुरा कौन सा राज्य है, आपका त्रिपुरा राज्य है और आपका बांग्लादेश है। त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी सीमा रेखा है, तो शून्य सीमा रेखा है, कौन सी, शून्य सीमा रेखा। इसे 0 डिग्री लाइन भी, ये से 0 रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ट्रिक थी बचपन एमबीए, जहां से मैंने आपको पूरी रेखाएं कितनी किलोमीटर है और कौन सी रेखा किस देश के साथ मतलब किसके देश के साथ में सीमा साझा करती है, ठीक है, इतना आपने समझा। अब मैं आपके उसी पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, सीमा का नाम जो आपका निर्धारण है सर सीलर जो आपका रेड क्लिफ है इनके द्वारा किया गया था, कब, 1947 में बच्चे है आपका किया गया था, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 23 किलोमीटर है। सीमा पर राज्य कौन कौन से हैं, तो आपके गुजरात है, राजस्थान है बच्चे आपका, जम्मू और कश्मीर है, और यूनियन टेरिटरी 2 है, लद्दाख है आपका, यूनियन टेरिटरी कितने, 2 है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और ये आपका पंजाब राज्य आपका यहाँ पर हो जाएगा। सीमांकन की बात करेंगे तो ये कब सीमांकन किया गया था, 17 अगस्त 1947 को किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। अब ये ठहरा अंग्रेज है ना, इसको क्या पता है कि भारत की सीमा हमें कैसे बांटनी है। इसको ब्रिटेन से बुलाया गया भारत के विभाजन के लिए। जब इसको ब्रिटेन से बुलाया गया तब इसको कोई नॉलेज नहीं था भारत के बारे में, ठीक है। अगर मैं विद इन मैप लेकर के आपको यहाँ पर चलूं, ठीक है, विद इन मैप लेकर के बच्चे आपके यहाँ पर मैं चलूं, तो ये जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये वाली जो सीमा रेखा है, ये वाली जो सीमा रेखा है, इसका निर्धारण इसने किया था। और किसको आधार मान करके, तो थाने और चौकियों को, थाने और चौकियों को आधार मान करके कि अच्छा ये चौकी तुम्हारे उसमें चली जाएगी और ये थाना तुम्हारे उसमें चला जाएगा। अब यार ये समझो कि किसी का खेत पाकिस्तान में चला गया, उसका घर तो हिंदुस्तान में, भारत में है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर पनपी थी, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे, हम अपने पॉइंट की ओर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो चलेगा, इसका सीमा निर्धारण आपका यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग इसका 4 गुना बड़ा है। भाई भारत का क्षेत्रफल 4 गुना बड़ा है। अब भारत का क्षेत्रफल है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है आपका, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का रन ऑफ कक्ष, जो आपका रन ऑफ कक्ष है, ये विवादित क्षेत्र है पाकिस्तान के साथ में। गुरुजी ये रन ऑफ कक्ष कहां पर है, मैं एक रफली मैप बना करके आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिएगा कॉर्नर पे मैप बन रहा है आपका, है ना। ये रन ऑफ कच्छ कहां पर, देखो ये यहाँ पर आपका रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पर ये पाकिस्तान, ये बच्चे आपका गुजरात। तो यहाँ पर आपको 24 डिग्री, कौन सा,
24 डिग्री अक्षांश है आपका, कौन सा है, 24 डिग्री अक्षांश है। जब ये 24 डिग्री अक्षांश है तो इसी क्षेत्र को रन ऑफ कच्छ कहा जाता है, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है, और ये इसी जगह को बच्चे अफसर राज हीर क्रिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चलेगा। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। हम दूसरे देश की बात करेंगे जिसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। वैसे अफगानिस्तान में अब तालिबान शासन है, और तालिबान का मतलब होता है कि यह अपने आप को एक छात्र संगठन मानते हैं, ठीक है, या छात्र संगठन ही मानते हैं ना अफगानिस्तान में जो आपका तालिबान शासन है। अब यार इतने बूढ़े बूढ़े ये सब छात्र हैं क्या, गलत बात है ना, गलत बात है, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर बात करते हैं अफगानिस्तान की। सीमा रेखा का नाम कौन सा है, डूरंड रेखा है, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से ये आपकी क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा बच्चा, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीमा मतलब इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1893 में इसका निर्धारण सर डूरंड के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यह आपका जो सीमा राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश कहां से ये आपकी सीमा है, तो ये पीओके, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जिसे जाना जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक मैप के द्वारा समझाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है। किसके द्वारा बच्चा, एक मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बना ही लेता हूँ। मैं मैप को खोज रहा था लेकिन मिला नहीं, ठीक है, चलिएगा, है ना। हमारी जो कंटेंट राइटर टीम है ना, इन्होंने मक्कारी कर दी है ना। चलिएगा, मैं आपका यहाँ पर मैप ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से। चलेगा, मुझे इतना ही मैप बनाना है, ठीक है। ये रहा आपका उत्तर भारत। अब उत्तर भारत में ये वाला जो क्षेत्र है, ये पाक अधिकृत क्षेत्र है। कौन सा है, इसी क्षेत्र को पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, इसे कहा जाता है अक्साई चीन। क्या, अक्साई चीन कहा जाता है। भैया 1962 का युद्ध हुआ था, तो चाइना ने इसे कब्जा लिया था, है ना, 1962 में, है ना। और ये युद्ध का कारण रहे आपके दलाई लामा। आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि अतिथि देवो भव भारत, यानी कि कोई भी आ जाए स्वागत करता है। हुआ क्या था 1959 में, कब, 1959 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया। तो इतने कुचाई करी बच्चा तिब्बत पे कि तिब्बत में तिब्बतियों की कमी पड़ गई। और जब तिब्बत में तिब्बतियों की कमी पड़ गई तो क्या कभी तिब्बत आजाद होने की मांग कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, है ना। जब नहीं कर पाएगा तो तिब्बत पर मतलब पूरा प्रभुत्व कर लिया किसने, चाइना ने। अब चाइना के जो दलाई लामा 14वें थे, ये भाग करके कहां आ जाते हैं, तो भाग करके भारत आ जाते हैं। और भारत में ऐसे तिब्बती 1 लाख लोग आते हैं, नेपाल में लगभग 12,000 लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के तिब्बत खाली हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है। तो चाइना कहता, अच्छा तुमने हमारे साथ में जो पंचशील समझौता किया उसका तुम उल्लंघन कर रहे हो। उल्लंघन का मतलब है हमारी जो आंतरिक नीतियां उस पर तुम मतलब बीच में वही नहीं कहते ना कि टांग अड़ाना, टांग अड़ा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि अब भारत ने कहा कि हमारे यहाँ दलाई लामा आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी का परिणाम हमें यहाँ पर क्या युद्ध से देखने को मिला था। फिर चाइना ने हमारे ऊपर युद्ध किया 1962 में, और अक्साई चीन इतना पार्ट ले लिया। और ये पाकिस्तान जब आजाद हुए थे तभी पाकिस्तान ने इतना मतलब कब्जा लिया था। ये दोनों हार किसकी, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे आपके, कौन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी ये बहुत बड़ी नाकामी कह सकते हैं आप, ठीक है। वैसे मतलब अब जैसे इन्होंने, आप यूएनओ का चार्टर तो पढ़ा नहीं था, भारत की सेना यार फौलादी सेना एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अंदर चले आए, हम लोग इनको खदेड़ रहे थे, बहुत दूर तक खदेड़ते चले गए। लेकिन यहाँ पर यूएनओ का जो चार्टर एक्ट कहता है कि आप जब भी युद्ध विराम की घोषणा करेंगे तो जिस देश के सैनिक जहां हैं वह भूमि उस देश की ही हो जाएगी, यह चार्टर एक्ट कहता है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएन जाकर के यहाँ पर युद्ध विराम की जैसे ही घोषणा करी, वैसे ही बच्चे ये क्षेत्र किसके, पाकिस्तान के खेमे में चला जाता है, और ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र चाइना के खेमे में चला जाता है, ठीक है। हम ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा 106 किलोमीटर की है, और जो कि आपकी सबसे कम सीमा रेखा है, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया भी, ठीक है। हम बात करेंगे चाइना की, किसकी, चाइना की, ठीक है। ठीक है, चाइना की बात करेंगे। तो जो चाइना है ना आपका,
सभी प्यारे साथी, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर दो यार एक बार, है ना। तो देखते हैं सीमा का नाम। तो यहाँ पर क्या है, मैकमोहन रेखा। तो जो मैकमोहन रेखा है इसका 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये बच्चा आपका प्रदेश है, प्रदेश से 12 यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को क्या करती है, अलग करती है। आप इतना जान लीजिएगा, ये 12 कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, चीन भारत सीमा 3 सेक्टरों में इसको विभाजित किया गया है, यानी कि पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, है ना। चलिएगा आगे देखते हैं। चीन के साथ में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं क्या होती हैं, साझा होती हैं, ठीक है। और सीमा रेखा कितनी है टोटल ऑफ, तो 3488 किलोमीटर। भारत का चीन के साथ तवांग के निकट भूमि बच्चे विवाद है, जो आप देखते हैं गलवान वैली वाला विवाद भी चलता है आपका। नेपाल की बात करते हैं। भारत और नेपाल के बीच में काला पानी क्षेत्र विवाद आपका चल ही रहा है। और सनीली सीमा भारत और नेपाल के बीच में एक प्रसिद्ध बच्चे आपका पारगमन बिंदु, आपका ट्रांजिट पॉइंट बच्चे आपका बना हुआ है। सिक्किम नेपाल और भूटान को अलग करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। मैं थोड़ी सी बच्चे आपको सिक्किम की भी कहानी बता देता हूँ पूरी, है ना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे फिर। जो सिक्किम है यह पहले भारत का एक राज्य नहीं हुआ करता था। हाँ, आपने सही सुना, नहीं हुआ करता था। तो गुरुजी हुआ कैसे, ये समझाओ, समझो बच्चा ध्यान से। एक आपका 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, जिसके तहत सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया जाता है। किसका, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया जाता है, और यह आपका असम राज्य का सहराज्य बन जाता है। किस राज्य का, असम राज्य का सहराज्य बन जाता है। इसके बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस समय सरकार थी इंदिरा मैडम की। तो सिक्किम की स्थापना बच्चे आपकी 16 मई 1975 को बच्चे आपकी करी गई थी। और सिक्किम भारत का बनने वाला आपका 22वां राज्य था। कौन सा, 22वां राज्य था। किस आर्टिकल में ये प्रोविजन दिया गया है, तो आर्टिकल संख्या आपका ये 2 कहता है। कौन सा, आर्टिकल संख्या ये 2 कहता है। 2 में क्या लिखा हुआ है, तो नए राज्य का प्रवेश व स्थापना, यानी कि जैसे हम पाकिस्तान में अटैक कर दें और पाकिस्तान को अपने में मिला लें, तो ये किसके तहत होगा, आर्टिकल संख्या बच्चे आपका 2 के तहत। 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन की बात करता है, ठीक है। तो जैसे आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, तो आर्टिकल 3 के तहत। आपका आंध्र प्रदेश से आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया 2 जून 2014 को, ठीक है। तो ये आर्टिकल संख्या 3 के तहत, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल को भी समझेंगे। जब पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें समझाएंगे। हम बात करते हैं भूटान की। लिखा हुआ है यहाँ पर सीमा पर राज्य, यानी कि राज्य कौन कौन से, सिक्किम है आपका, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी लंबाई 699 किलोमीटर टोटल ऑफ है आपकी। तो भारत और भूटान के बीच में सीमा 4 भारतीय राज्यों से मिलती है। अब म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बच्चे आपके ये 4 राज्य आपके यहाँ पर हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा मैप करके समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो, ये आपका बन गया बच्चा पूर्वोत्तर भारत। कौन सा, ये पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर ये रहा म्यांमार, क्या रहा, म्यांमार। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम। तो यही तो 4 राज्य हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। बात करेंगे आप किसकी, बांग्लादेश की। किसकी बात करेंगे बच्चा, बांग्लादेश की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्वी बांग्लादेश कहा जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पाकिस्तान का ही एक मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आपका यहाँ पर हुआ करता था। किसका, पाकिस्तान का ही एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आपका हुआ करता था। लेकिन बाद में 16 दिसंबर 1971 में इंदिरा मैडम के द्वारा बच्चे इसे एक अलग, यानी कि देश का दर्जा दिया गया। इसके बाद में सीमांकन की बात करेंगे। 17 अगस्त 1947 वही आपका हो जाएगा। सीमा कौन कौन सी, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आपकी असम से ये सीमा साझा करता है। ये रहा आपका यहाँ पर मैप। क्या रहा, ये आपका मैप रहा। मैं सिक्किम की बात कर रहा था, तो ये है आपका सिक्किम, जो आपका भूटान और बच्चे यहाँ पर नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है। और इधर चाइना भी है आपका। ये आपका म्यांमार है,
जो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से सीमा साझा करता है। अभी राज्यों को देख लेते हैं। यहाँ पर ये लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऊपर हरियाणा है, पंजाब है। पंजाब बच्चे यह पेप्सू से अलग हुआ था। पेप्सू अधिनियम जो आपका 1960 आपका आया था, उससे आपका ये 4 राज्य अलग हुए थे। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका पंजाब है, चंडीगढ़ है, ये वाले क्षेत्र, और हरियाणा वाला क्षेत्र, ठीक है, चलेगा। ये राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है आपका। इसके बाद में तेलंगाना है, महाराष्ट्र है आपका, गोवा यहाँ पर आपका गोवा यहाँ पर आपका हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु हो जाएगा। ये उड़ीसा आपका हो गया। पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर इसे 7 सिस्टर स्टेट भी कहते हैं। 7 सिस्टर, जिसमें 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है आपका, यहाँ पर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है, और बच्चे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। तो ये 7 राज्य आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, चलिएगा। अगला पॉइंट है बच्चे, भारत कुल 17 राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या सीमा साझा करते हैं? तो ये आज की क्लास में बच्चे आपने यहाँ पर पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी को, भारतीय भूगोल को, जिसमें भारतीय भूगोल की अवस्थिति और विस्तार को आपने समझने का प्रयास किया और मैंने समझाया भी आपको, ठीक है दोस्तों। तो अब यहीं से मैं अपनी क्लास को समाप्त करूंगा और मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ में। तो सभी प्यारे साथी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। और अगर आपने स्टडी फॉर रोजगार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।